बहुत सारे लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो हमारे अतीत की विरासत है वो वर्तमान पर भारी पड़ रही है, और ये रेफरेंस में कहा जा रहा है रूस के साथ हमारे संबंधों पर। लेकिन आज की स्थिति में जब रूस के बाद कीव में मौजूद रहते हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो क्या इस बात की आस बनती है कि अगर कोई और नहीं तो मध्यस्थता करने में नरेंद्र मोदी का चेहरा, उनकी शख्सियत, उनका ग्लोबल लीडर होना, पूरी दुनिया को एक प्लैनेट की तरह देखने की एक अप्रोच, एक परिवार की तरह देखने की अप्रोच, इन शांति प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है? देखिए, इस समय पूरा विश्व जो है किसी एक व्यक्ति की अगर बातों पर भरोसा करता है, उस पर विश्वास करता है, तो उस शख्स का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जो है वो जो अपना स्लोगन है वो कहते हैं, विकास भी विरासत भी। विरासत की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हमारे देश की संस्कृति की बात होती है, हमारे देश की विरासत की बात होती है, तो हम अपनी मूल से क्या निकालते हैं? संस्कृति से हम निकालते हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम निकालते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी हैं, इवन पशु पक्षी भी, उनको किसी प्रकार का दुख ना हो, ये हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर है। और इसी संस्कृति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के बाहर जितना भी विस्तार कई देशों के अंदर है, वहां जब भी उनका दौरा रहा है वो जाकर के हमेशा शांति की बात करते आए हैं। देखिए, घटना बड़ी छोटी सी मैं बता रहा हूं, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 2016 में मैं संसदीय कार्य मंत्रालय में कार्यरत था, और उस समय दो सांसदों के बीच झड़प हो जाती है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जैसे ही राज्यसभा के गेट से बाहर आते हैं, स्वर्गीय अरुण जेटली जी का कमरा उस समय वहां पर हुआ करता था, उसके ठीक सामने वो दोनों सांसद प्रधानमंत्री के सामने टकराते हैं। तो प्रधानमंत्री दोनों सांसदों को बुलाते हैं, क्योंकि उनके बीच में झड़प हुई थी। कहते हैं, देखो भैया, हमारे बीच में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है, और उनको गले मिलवाया। तो ये प्रत्यक्ष जो प्रमाण हम लोगों ने देखा, वहां पर कई सारे कैबिनेट मिनिस्टर और वो थे, ये उनकी प्रामाणिकता शांति के प्रति जो है वो भारत में नहीं विश्व में पूरे स्थापित है। देखिए, ग्राउंड जीरो से ग्लोबल हीरो, ये बहुत बड़ा सफर है। ये उनकी प्रामाणिकता को जो है ये देश की जनता ही नहीं, विश्व की जनता भी जानती भी है और मानती भी है। अगर रूस की हम बात करते हैं, रूस को एक बात बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि रूस भारत पे भरोसा, तो हम तो पुराने साथी रहे ही हैं, साथ ही साथ ये पता है कि भारत के पड़ोसी देशों में जिस प्रकार से पाकिस्तान से आतंकवाद को लेकर के कितनी बार हम लोगों ने लड़ाइयां लड़ी हैं, युद्ध किया है, उसके बगल में हमारे पास बांग्लादेश है, श्रीलंका है, बावजूद उसके अभी जैसे रामकृपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमने कभी भी युद्ध नहीं छेड़ा। हमारे ऊपर युद्ध अगर पाकिस्तान ने थोपा तो भी हमने उसको हमसे हार उसको मिली, और उसको धूल चटाने के बाद हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम उस देश पे कब्जा करें। तो रूस इस बात को जानता है कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर संबंध बनाने में माहिर है, जबकि एक आतंकवादी पड़ोसी उसके बगल में इतनी घटनाएं करता है, उसके बावजूद भारत कभी भी उस तरह की अवस्था में नहीं आता। तो आज रूस के पास एक ऐसा व्यक्ति जो है, जो पूरे विश्व में नहीं दिखाई दे रहा, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको वहां पर मिले हैं। और पिछला दौरा जो रसिया का रहा, जो पिछले महीने का, वहां पर निश्चित रूप से वो जो रसिया के है राष्ट्रपति, उन्होंने प्रधानमंत्री जी से जिक्र किया कि भैया आप पे हम भरोसा कर सकते हैं, आप ही जाकर के उनको समझाइए कि जितने लोग आपके साथ हैं अमेरिका और वो सिर्फ अवसरवादी लोग हैं, और आप हमसे जो युद्ध छेड़ रहे हैं, तो हमारे बॉर्डर की भाई समस्या बॉर्डर की है, किसी भी बॉर्डर पे आप जाके घेरेंगे तो हम युद्ध करेंगे। उसी शांति की स्थापना, जैसे भगवान कृष्ण जो है, जो महाभारत होने के पहले जो है शांति का संदेश लेकर के वो गए थे, तो वहां पर समझाने का प्रयास किया था। अब प्रधानमंत्री अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, वो पूरे विश्व में शांति चाहते हैं। अभी हमने लाइव उनका जो है बाइट जो सुनी, उसमें वो शांति की बात कर रहे हैं, बुद्ध की बात कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि वो निश्चित रूप से, अगर जेलेंस्की इस बात को समझते हैं, तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से रूस ने आज एक बड़ा कदम उठाया, एक दिन के लिए उसने युद्ध विराम की घोषणा की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर है, ये भारत के प्रति विश्वास ही तो है। ये प्रमाण है सबसे बड़ा कि पूरा विश्व इस समय जो है भारत की तरफ जो है वो देख रहा है, नजरें टिकाए हुए है कि भारत ही एक ऐसा देश है, भारत का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसी शख्सियत है जो पूरे विश्व में शांति की बात को लेकर के, विकास और विरासत की बात को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन फिर इसमें किस तरीके से ओझा सर आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये समझना होगा। मान के चलिए कि अगर प्रधानमंत्री आज अपनी बात में इस बात का जिक्र कर देते हैं कि हम भारत देश से शांति का संदेश लेकर आए हैं, फिर हम कनेक्ट कर लेते हैं उनका मॉस्को में रहना और फिर कीव में उनका मौजूद रहना। चलिए हम एक बार को ये भी कह लेते हैं कि कोई तो इंटीमेशन उनकी तरफ से पुतिन के सामने बातचीत के दौरान दिया गया होगा, और उसके बाद वो यूक्रेन आते हैं और जेलेंस्की से मुलाकात करते हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई में एक बात उधर और एक बात इधर करते हुए दो ध्रुवों को बैलेंस करने की कोशिश में प्रधानमंत्री मोदी आज जब यहां है,
तो आगे किस तरीके से ये बढ़ेगा, क्योंकि यूक्रेन के अपने रिजर्वेशंस हैं और उसके साथ नेटो कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका खुद है, और दूसरी तरफ है रशिया जिसके साथ चीन है, और भारत की अपनी दोस्ती है। दो युद्ध के इस मैदान में भारत ना इधर है ना उधर है, वो शांति की बात करता है। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री किसी का मैसेज लेके नहीं गए हैं, मैसेंजर बन के नहीं गए हैं। ये युद्ध का नहीं होना भारत के हित में है। आज सही है कि रशिया और चीन के बीच में मित्रता है, क्योंकि पश्चिम का जो अग्रेसिव रवैया है जिसकी वजह से रशिया चीन के पास चला गया है। देखिए, कभी भी दो पड़ोसी देश जो मजबूत हैं, दोनों मजबूत हैं, दोनों में डिफरेंसेस कुछ न कुछ होने ही हैं। जब रशिया और चीन दोनों कम्युनिस्ट स्टेट हुआ करते थे, तो एक ऐसा समय आया कि जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चल रहा था चीन में, रशिया द्वारा स्पॉन्सर्ड या फंडेड, उसमें इतनी दिक्कत हुई कि 10,000 इंजीनियर्स को चीन ने वापस बुला दिया था। और रशिया और चीन के बीच में हाइट ऑफ कम्युनिज्म लड़ाई हुई थी डेमेंस्की आइलैंड पे। आज भी रशिया और चीन में कई एक इश्यूज हैं। आप देखें कि सर्बिया में हुआ यह है कि चीन ने जाके उस जगह को वर्चुअली कब्जा कर लिया है। जिस तरीके से रशियन रिसोर्सेज पे चीन का कब्जा हो रहा है, भले ही पब्लिक में लोग नहीं बोले, तो उस वजह से रशिया में एक रिसेंटमेंट आ रही है। तो जो ये युद्ध विराम की जो बात हम कर रहे हैं या शांति की जो बात कर रहे हैं, ये सिर्फ यूक्रेन और रशिया की बात नहीं है, ये भारत के हित में भी है कि अगर रशिया बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है, रशिया बहुत डिप्लीट हो जाता है और रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है बल्कि वो चीन का एक वेसल स्टेट बन जाए या कॉलोनी बन जाए, तो उससे हमारी सुरक्षा पे सीधे सीधे असर आएगा। और ये बात दुनिया के लोग मानते हैं। जो बात आपने कही क्रेडिबिलिटी की, देखिए, हम लोग शांति की बात जरूर कहते हैं, लेकिन जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। जो वॉर के स्ट्रेटजिस्ट है वो भी शांति की बात कहते हैं, लेकिन उनका मानना है कि हर कुछ दिनों पे युद्ध होते रहना चाहिए। इस वजह से नहीं कि फायदा और नफा नुकसान की बात होती है। इससे होता क्या है कि आप जो नए मिलिट्री इनोवेशन कर रहे हैं, जो नए वेपन्स ट्राई कर रहे हैं, उन वेपन्स को कहीं ना कहीं तो टेस्ट करने का मौका चाहिए। बिना युद्ध के कैसे होगा? तो ये अमेरिका की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की जो हम बात कर रहे हैं, सिर्फ बात वहीं तक नहीं है। वहां के वॉर स्ट्रेटजिस्ट ने कहा कि नहीं, अपने नए वेपन्स को भी टेस्ट करें। ये तमाम चीजें हो चुकी है, एक पॉइंट पे आ चुके हैं। और एक पॉइंट पे आने के बाद जो ये भारत के हित में है कि किसी तरीके से रशिया को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए, वो चीन का कॉलोनी नहीं बन जाए, चीन का वेसल स्टेट नहीं बन जाए। तो ये शुरुआत तो होती है, लेकिन मैंने कहा कि बहुत मुश्किल काम होगा। सवाल सिर्फ यूक्रेन को समझाने का नहीं है, सवाल मॉस्को को भी समझाने का तो है ही है, लेकिन वॉशिंगटन को भी समझाने का है। उनमें हुआ क्या कि कई कॉर्पोरेट सेक्टर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, उनको भी परसुएट करने का है। लेकिन ये बहुत जबरदस्त बिगिनिंग है और आज की तारीख में भारत के अलावे शायद कोई और देश इस करने की स्थिति में नहीं है। और मोदी जी की भी जो ताकत बनती है, व्यक्तिगत तो है, लेकिन इसी वजह से है कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत जैसे एक मजबूत प्रजातांत्रिक देश के प्रधानमंत्री हैं, जो दुनिया की चौथी पांचवी इकोनॉमी के रूप में है और जिसकी एक्सेप्टेबिलिटी सारी जगह है। मेरा यही मानना है। ठीक है सर। रविंद्र सचदेव सर, एक और बात का जिक्र, लेकिन उससे पहले के सिन्हा सर के पास मैं जरा जाना चाहूंगी, क्योंकि के सिन्हा सर, लेट्स टॉक प्रैक्टिकल। और अगर हम बात करें तो भारत के लिए इंपॉर्टेंट रूस इसलिए है क्योंकि 40% से ज्यादा हथियार हम रूस से लेते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय में जो चेंजेस आए उसमें हमने अमेरिका, फ्रांस, इसराइल और जो बाकी पश्चिमी देश हैं उनसे भी हथियार लिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि भारत के पास अभी लगभग 86% ऐसे सैन्य उपकरण हैं जिनके स्पेयर पार्ट्स रशिया के हैं। मैं ये सेंस में कह रही हूं कि भारत को रूस के साथ इस मामले में तो कम से कम चीजों को बैलेंस करना ही होगा। दूसरी तरफ यूक्रेन में बात हो रही है तो शांति को लेकर बात हो रही है, मॉस्को में भी रहते हुए शांति को लेकर बात होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारा ये दूसरा पर्सपेक्टिव भी तो है जब हमारी हथियारों की डिपेंडेंसी है उन पर। के सिन्हा साहब। पूर्णिमा जी बहुत सही बात कह रही हैं। देखिए 86% आपने जो बताया कि हमारी डिपेंडेंसी है, मगर यही था कि जब हम टोटली डिपेंडेंट थे रशिया के ऊपर में, आज भी हम डिपेंडेंट हैं और हम ज्वाइंट वेंचर्स कर रहे हैं। चाहे आप ब्रह्मोस कर लीजिए, चाहे आप जितने सू सीरीज के हैं एयरक्राफ्ट, Su-30 MKI हमारे अभी, और इसके अलावा अब ये आपका AK-47-20। तो रशिया जब हमारा, और अभी जो हम दोनों की बातचीत है, और हम रशिया को कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि रशिया ने बार बार जब भी हमारा समय खराब हुआ हमारे साथ खड़ा हुआ दिख। तो इतना बड़ा पार्टनर आपको मिलेगा नहीं, और रशिया कहीं जाने वाला नहीं। रशिया को ये कहना कि रशिया को आप खत्म कर देंगे, रशिया कमजोर पड़ जाएगा, ये बचकानी बातें हैं।